हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सीपीसी। आज हम सीपीसी करेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इसकी हम बेसिक जानकारी देखते हैं। तो इसमें एक्ट नंबर है ये 9 नंबर का एक्ट नंबर है ये। 1908 में जो एक्ट बने थे उसमें ये 9 नंबर का एक्ट है। इस अधिनियम जो बन के तैयार हुआ था वो 21 मार्च 1908 को ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुआ था। और इसमें जो सेक्शन है वो 158 सेक्शन है। और जो इसमें पार्ट इसमें 11 है। और जो ऑर्डर है वो 51 है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। तो ये कब बना था? ये 1908 में बना था और एक्ट नंबर 9 नंबर का एक्ट है। और ये बन के तैयार हुआ था 21 मार्च 1908 को। और 1 जनवरी 1909 को ये लागू हो गया था। और ये सिविल केसों का प्रोसीजर बताता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता। तो ये सिविल केसों की प्रोसीडिंग बताती है। अब देखते हैं इसमें सेक्शन। हम पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट बताता है प्रारंभिक। ये सेक्शन 1 से लेके 8 तक है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन करते हैं। अब आ जाते हैं हम पहला सेक्शन बताता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो ये बताता है कि इस जो अधिनियम है, ये अधिनियम जो बना है इसका नाम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 होगा। और इसमें ये कब बन के तैयार हो गया था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये बता रहा है 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुआ था। अब इसका विस्तार बता रहा है। तो इसका विस्तार कहाँ है? तो ये कह रहा है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 1 जनवरी 1909 से ये संपूर्ण भारत पर लागू है। अब 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो ये बताता है। और इसी में एक परंतु जोड़ा गया है, प्रोविजो है, वो बताता है राज्य सरकार नागालैंड तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियम बनाकर ये लागू कर सकती है। वैसे ये जो जनजातीय क्षेत्र है उन पर लागू नहीं होता, पर ये कह रहा है राज्य सरकार क्या कर सकती है, नागालैंड तथा जनजातीय क्षेत्रों के क्षेत्रों पर भी नियम बनाकर लागू करा सकती है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन के बारे में। इसमें पहली डेफिनेशन दे रखी। तो ये बताता है संहिता क्या है? तो ये कहता है संहिता के अंतर्गत नियम भी आते हैं। जो इसमें नियम दे रखे हैं वो नियम भी संहिता के अंतर्गत ही आएंगे। अब आ जाते हैं हम टू बताता है डिग्री क्या है? तो ये कहता है न्यायालय के किसी न्याय निर्णय की प्रारूप अभिव्यक्ति। तो ये कहता है न्यायालय की किसी जो न्याय का जो निर्णय है उसकी जो प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, जो बाद के सभी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है, तो वो क्या मानी जाएगी? वो डिग्री मानी जाएगी। तो ये कहता है सेक्शन 2 का 2। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है न्यायालय के किसी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो बाद की किसी जो केस है उसमें जो विवादग्रस्त विषय है उनके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण कर रहा है, वो क्या है? डिग्री है। आगे कह रहा है ये डिग्री प्रारंभिक और अंतिम भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसी हो सकती है? प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है। और इसी में एक ये कह रहा है आगे कि जो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, कोई केस है उसका नामंजूर कर दिया जाना, जो वाद पत्र है उसका नामंजूर कर दिया जाना, या धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना, वो क्या माना जाएगा? वो ड्रीम डिग्री माना जाएगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 2 का 2। डिग्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत जो भी अवधारण है, प्रश्न का कोई अवधारण किया गया है तो वो ड्रीम डिग्री माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे। अब 3 कहता है डिग्रीदार कौन है? तो ये कह रहा है जिसके पक्ष में कोई डिग्री का निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, तो वो कौन माना जाएगा? वो डिग्रीदार माना जाएगा। तो डिग्रीदार कौन है? तो ये कह रहा है जिसके पक्ष में कोई डिग्री या निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है वो डिग्रीदार माना जाएगा।
अब आ जाता है जिला। तो जिला कौन है? तो कह रहा आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं तथा उच्च न्यायालय की आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं क्या है? वो जिला न्यायालय है। तो ये कह रहा है जो आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान, जो जिले में जो प्रधान सिविल न्यायालय होगा वो क्या माना जाएगा? स्थानीय, वो जिला माना जाएगा। तो कह रहा है आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता का जो मतलब जो प्रधान सिविल न्यायालय है उसकी जो जहाँ पर स्थित है जो वो क्या माना जाएगा? स्थानीय सीमाएं तथा उच्च न्यायालय की प्रारंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं जिले के अंतर्गत आएंगी तो वो क्या माना जाएगा? जिला माना जाएगा। अब आ जाते आगे। आगे बता रहा है विदेशी न्यायालय। 5 में बताता है विदेशी न्यायालय। 2 का 5 बताता है विदेशी न्यायालय। तो ये कह रहा है जो भारत के बाहर स्थित है, जो भारत से बाहर स्थित है तथा केंद्र सरकार के प्राधिकार से स्थापित नहीं किए गए हैं तो वो क्या माने जाएंगे? वो हमारे विदेशी न्यायालय माने जाएंगे। अब विदेशी निर्णय, तो ये कह रहा है जो विदेशी निर्णय में कह रहा है जो विदेशी न्यायालय जो निर्णय देंगे वो विदेशी निर्णय कहलाएगा। जो विदेशी न्यायालय निर्णय देंगे उसे क्या माना जाएगा? विदेशी निर्णय माना जाएगा। 7 में आ जाता है सरकारी प्लीडर। तो ये कह रहा है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, जो प्लीडर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है या जो सरकार प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है तो हम उसे क्या मानेंगे? सरकारी प्लीडर मानेंगे। अब आ जाते हैं 8 में। तो ये था न्यायाधीश के बारे में। तो कह रहा है सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी को हम न्यायाधीश मानेंगे। अब निर्णय के बारे में। तो ये कह रहा है न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन, अगर कोई डिग्री है या आदेश है उसमें जो आधार लिखे गए हैं वो कथन क्या माने जाएंगे? कथन जिसमें लिखे गए हैं वो माना जाएगा कि वो निर्णय है। ये बताता है न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन निर्णय माना जाएगा। अब निर्णीत रीढ़ी है। तो ये निर्णीत रीढ़ी कौन होगा? तो ये कह रहा है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री या निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है वो क्या माना जाएगा? निर्णीत रीढ़ी माना जाएगा। कौन माना जाएगा? जिसके विरुद्ध निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। अब आ जाते हैं आगे। 11 कह रहा है विधिक प्रतिनिधि कौन है? तो ये कह रहा है जो मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या माना जाएगा? हम विधिक प्रतिनिधि मानेंगे। तो जो मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है या मृतक को संपदा में दखलंदाजी करता है तो उसे हम क्या मानेंगे? विधिक प्रतिनिधि मानेंगे। अब बताता है 12 बताता है अंतकालीन लाभ। तो अंतकालीन लाभ के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है ऐसे ब्याज व लाभ जो किसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखते हुए प्राप्त किए गए हो तो उन्हें क्या मानेंगे? अंतकालीन लाभ मानेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है कोई संपत्ति है जिसको सदोष कब्जा रखते हुए कोई ब्याज या लाभ प्राप्त किया गया है उसे अंतकालीन लाभ माना जाएगा। अब 13 बताता है जंगम संपत्ति के बारे में। तो कहता है जंगम संपत्ति क्या है? तो ये बताता है जंगम संपत्ति में चल संपत्ति आती है जिसे हम इधर से उधर कर सकते हैं। पर ये कह रहा है जंगम संपत्ति के अंतर्गत ऊदी फसलें भी आती हैं। ठीक है। अब आ जाता है 14 बताता है ऑर्डर के बारे में। तो ये कह रहा है सिविल न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो डिग्री नहीं है वो क्या है? वो ऑर्डर है। तो ये कह रहा है सिविल न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो डिग्री नहीं है वो क्या है? वो निर्णय है। अब 15 बताता है प्लीडर के बारे में। प्लीडर कौन है? तो ये कह रहा है अधिवक्ता, वकील, उच्च न्यायालय के वकील जो किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय में उपस्थित हो सकें तथा अभिवचन कर सकें। तो किसी के ब्याह पर कोई उपस्थित हो रहा है तो ये कह रहा है अधिवक्ता, वकील, उच्च न्यायालय या वकील, उच्च न्यायालय का वकील जो किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय में उपस्थित होता है तथा अभिवचन कर सकते हैं तो वो कौन माने जाएंगे? वो प्लीडर माने जाएंगे। अब आ जाता है विहित। तो विहित के अंतर्गत क्या है? तो ये कहता है विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब 17 कहता है लोक अधिकारी। तो कह रहा है प्रत्येक न्यायाधीश, ये कह रहा है लोक अधिकारी के अंतर्गत। तो ये कह रहा है हर न्यायाधीश लोक अधिकारी है। अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य वो भी लोक अधिकारी है। सी बता रहा है नौसेना, वायुसेना के ऑफिसर हैं या राजपत्र ऑफिसर जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं तो वो क्या माने जाएंगे? वो भी लोक अधिकारी माने जाएंगे। फिर आगे बता रहा है अपराधों का निवारण करने के लिए, अपराधियों का न्याय के लिए उपस्थित करने के लिए, लोक स्वास्थ्य क्षेम के या किसी सुविधा की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त अधिकारी हैं वो भी क्या माने जाएंगे? लोक अधिकारी माने जाएंगे। फिर बता रहा है सरकार की
ओर से संपत्ति ग्रहण करने वाला, संविदा करने वाला, किसी आदेश का निष्पादन करने वाला व्यक्ति वो क्या माना जाएगा, वो भी लोक सेवक माना जाएगा। फिर आगे बता रहा है सरकार की ओर से, फिर बता रहा है प्रत्येक अधिकारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है या लोक कर्तव्य के लिए परिश्रमिक पाता है, वो कौन है, वो सरकारी लोक ऑफिसर है, वो पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। अब आ जाते 18 बताता है नियम के बारे में। तो कह रहा है नियम 18 बताता है नियम के बारे में। तो कह रहा है प्रथम अनुसूची के नियम या धारा 122 के या धारा 125 के, या तो धारा 122 या धारा 125 के अधीन जो नियम बताए गए हैं वो नियम के अंतर्गत आएंगे। अब आता है निगम अंश। निगम अंश के अंतर्गत क्या आता है, तो कहता है स्टॉक डिवेचर स्टॉक, ये कह रहा है स्टॉक डिवेचर स्टॉक, ये डिवेचर बंद पत्र, ये किसे निगम अंश के अंतर्गत आएंगे। फिर बताता है 20 हस्ताक्षर के बारे में। तो कह रहा है हस्ताक्षर निर्णय या डिग्री के छोड़कर स्टाम्पित भी क्या माना जाएगा, जो स्टाम्प है वो भी ये माना जाएगा कि वह हस्ताक्षर है, पर डिग्री और निर्णय को छोड़कर स्टाम्पित भी क्या है, हस्ताक्षर माना जाएगा। डिग्री और निर्णय पर जज के साइन नहीं किए जाएंगे तभी माना जाएगा, और अगर कोई और जगह वहाँ स्टाम्प लगा दी तो भी ये मानी जाएगी कि वो साइन है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन थर्ड बताता है न्यायालयों की अधीनस्थता। तो ये कह रहा है कौन से न्यायालय किसके अधीनस्थ हैं, तो ये बताता है सेक्शन थर्ड। तो ये कह रहा है सेक्शन थर्ड जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय से नीचे के श्रेणी के प्रत्येक सिविल न्यायालय व लघुवाद न्यायालय, प्रत्येक जो सिविल न्यायालय हैं वो लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ है। ये क्या कह रहा है, जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, और जिला न्यायालय के जो नीचे न्यायालय हैं वो और लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ हैं। अब बताता है और व्यावर्तियों के बारे में बताता है। तो ये सिर्फ ये कह रहा है यह अधिनियम किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालता है। अब 5 कहता है संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। जो संहिता का राजस्व न्यायालय पर लागू होना, तो ये कह रहा है, ये कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि जहाँ राजस्व प्रक्रिया में आवश्यकता हो वहाँ वह अधिनियम लागू होगा। कौन, CPC। अगर कहीं ऐसा गैप दे रखा है जो तो ये कह रहा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि जहाँ राजस्व प्रक्रिया में कोई गैप है, वहाँ कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा है, तो फिर वहाँ पर हम CPC लागू कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ ये CPC लागू की जा सकती है। तो ये बताता है सेक्शन 5। अब धन संबंधी अधिकार बताता है 6। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है अव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इसकी किसी बात के प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों को अधिकारता दे दे जिनकी रकम है, जिनका विषय मूल उनकी मामूली अधिकारता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक है। तो ये कह रहा है कि एक धन संबंधी सीमा है, केस सीमा तक का कोई केस सुनेगा तो वो उसी सीमा तक सुनेगा। जैसे बाद में कोई केस है, केस में की रकम का विषय वस्तु का मूल्य संबंधी अधिकार था। तो क्या कह रहा है, जैसे कोई यूपी में क्या है, जूनियर डिवीजन कितने तक का केस सुनेगा, तो ये 25,000 तक का सुनेगा, तो फिर वो जूनियर डिवीजन 25,000 तक का ही सुनेगा, उसे 26,000 का केस नहीं लिया जा सकता। इसे कहते हैं हम धन संबंधी अधिकारता। अब है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में बता रहा है। फिर बताता है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, फिर बताता है प्रेसिडेंटी लघुवाद न्यायालय। अब आ जाते हैं हम पार्ट फर्स्ट पर। पार्ट फर्स्ट बताता है साधारण वादों के विषय में। अभी बताता है न्यायालयों की अधिकारता और पूर्व न्याय। इसमें ये दे रखा है सेक्शन 9 से 35B तक। इसमें सेक्शन हम 9 देखते हैं। सेक्शन 9 कहता है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। तो ये सीधा ये कह रहा है कि जब तक अधिनियम में वर्जित ना होगा न्यायालय सभी जो सिविल केस है, सभी सिविल केस का ट्रायल इसी प्रोसीजर द्वारा किया जाएगा, जो CPC है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बताता है हमारा सेक्शन 9। अब 10 बता रहा है
सेक्शन 10 बता रहा है बाद का रोक दिया जाना। तो ये कह रहा है कोई केस है उसका रोक दिया जाने के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि किसी वाद का विचार पहले से ही किया किसी न्यायालय में चल रहा है, कोई केस है वो किसी न्यायालय में उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसी वाद विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच कोई अन्य वाद किसी और सक्षम न्यायालय में संसिद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है बाद का रुक जाना। तो ये कह रहा है अगर आपका केस और किसी सक्षम न्यायालय में चल रहा है और उन्हीं पार्टियों के बीच उन्हीं इशू के बीच इशू लेके फैक्टर इशू लेके आप दूसरा केस किसी सक्षम न्यायालय में नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 कहता है पूर्व न्याय रेस जुडिकाटा के बारे में। तो ये कहता है प्राण न्याय के बारे में। ठीक है, पूर्व न्याय। तो ये कहता है पूर्व न्यायवाद। तो ये कह रहा है यदि एक वाद किसी सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा ट्रायल उसका हो चुका है। ठीक है, ट्रायल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और 10 में क्या था, चल रहा था, और 11 में क्या है, वो खत्म हो गया है ट्रायल। कोई केस था उसमें क्या है, वो उसका ट्रायल चला और सक्षम न्यायालय ने क्या किया, ट्रायल उसका खत्म कर दिया। उन्हीं पक्षकारों के बीच लगभग उन्हीं विषय वस्तु से संबंधित उन्हीं पक्षकार से संबंधित कोई बात दूसरे न्यायालय में दूसरे सक्षम न्यायालय में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी फैक्टरों पर उन्हीं पार्टियों के बीच आप बार बार कहीं इस कोर्ट में कहीं उस कोर्ट में आप केस कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं प्राण न्याय का सिद्धांत। ये हमारा सेक्शन 11 बताता है। अब ये कहता है 12 बता रहा है अतिरिक्त वाद का वर्जन। अतिरिक्त वाद का वर्जन। तो ये कहता है यदि वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संसिद्ध करने से रोक दिया गया है, वहाँ किसी ऐसे न्यायालय में जहाँ CPC लागू है उसी वाद हेतु के संबंध में कोई वाद संसिद्ध नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 12। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अतिरिक्त वाद का वर्जन। तो ये कह रहा है अगर आपका ये कह रहा है यदि वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संसिद्ध नहीं कर सकता, मतलब एक जगह वाद संसिद्ध हो गया आप और जगह करना चाहते तो हम नहीं कर सकते। तो कह रहा है वहाँ जहाँ किसी ऐसे न्यायालय में जहाँ CPC लागू है उसी वाद हेतु के संबंध में कोई दूसरा वाद नहीं किया जा सकता। अब आ जाता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होंगे। तो ये कह रहा है यदि सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय ने नहीं सुना है तो फिर वो निश्चायक नहीं है, या मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है। जो निर्णय जो दिया गया है वो मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है। ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया है, नैतिक न्याय के विरुद्ध दिया गया है, या कपट द्वारा प्राप्त किया गया, या भारत में प्रचलित किसी विधि के भंग को करता है, भंग को ठीक ठहराता है। मतलब कोई जो इंडिया में कोई लॉ चल रहा है उसको भंग कर रहा है, तो ये क्या माने जाएंगे, तो फिर ये निर्णय होंगे वो निश्चायक नहीं होंगे। ये सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 14 बता रहा है विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणाएं बता रहा है। तो ये कह रहा है विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणाओं के बारे में सेक्शन 14 बताता है। और ये सेक्शन 14 कह रहा है विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया होगा। ठीक है, तो क्या मानेगा न्यायालय, जो हमारे यहाँ का न्यायालय ये मानेगा कि वो सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया होगा वो निर्णय। ठीक है, तो ये उपधारणा करेगा। अब आ जाते हैं 15 बता रहा है वह न्यायालय जिसमें वाद संसिद्ध किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक वाद विचारण करने में सक्षम श्रेणी के निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसिद्ध किया जाएगा। तो सीधा ये कह रहा है कि जो केस है तो सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, तो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संसिद्ध किया जाएगा। तो ये कह रहा है सेक्शन 15। अब आ जाते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 कह रहा है स्थावर संपत्ति से संबंधित बात। स्थावर संपत्ति है उससे संबंधित बात है। तो कह रहा है 16 वादों का वहाँ संसिद्ध किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। तो अब 16 क्या कह रहा है, कहाँ करेंगे आप केस, वहाँ करेंगे जहाँ वो प्रॉपर्टी है वो स्थित है। तो ये कह रहा है धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए स्थावर संपत्ति के भाटक से लाभ प्राधिकरण के लिए, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए, बंधक प्रोबंध या मोचन के लिए, स्थावर संपत्ति में अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए,
करस्थीय कुर्की के अधीन जंगम संपत्ति के लिए बाद वहाँ संचित किया जाएगा जहाँ वो प्रॉपर्टी स्थित है। ये बताता है हमारा सेक्शन 16। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, तो ये कह रहा है स्थावर संपत्ति से संबंधित बात कहाँ किए जाएंगे, तो वहाँ किए जाएंगे जहाँ वो प्रॉपर्टी स्थित है। ये सेक्शन 16 बताता है। अब 17 कह रहा है विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए बात। तो ये कह रहा है कोई जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता लगती है वहाँ, तो कहाँ केस कर सकें, तो कह रहा है विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए बात। तो ये सेक्शन 17 कहता है यदि स्थावर संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित है तो संपत्ति से संबंधित वाद किसी भी न्यायालय में संचित किया जा सकता है जहाँ संपत्ति का कोई भाग स्थित हो तथा ऐसे न्यायालय जो सक्षम अधिकारिता रखता हो उस केस को सुनने की, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम केस फाइल कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 17 बताता है। तो सेक्शन 17 कह रहा है यदि स्थावर संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की सीमा के भीतर है तो हम क्या करेंगे, तो ये कह रहा है यदि स्थावर संपत्ति विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित है तो संपत्ति से संबंधित वाद किसी भी न्यायालय में संचित किया जा सकता है जहाँ संपत्ति का कोई भाग स्थित हो और जो न्यायालय है वो सक्षम न्यायालय हो उस केस को सुनने के लिए, तो हम केस कर सकेंगे। और सेक्शन 18 बताता है जहाँ न्यायालय की स्थानीय सीमा अनिश्चित है। अब यहाँ क्या है, स्थानीय सीमा ही अनिश्चित है, कोई न्यायालय को यही नहीं पता हमारी स्थानीय सीमाएँ कहाँ तक है। ठीक है, जहाँ न्यायालय की स्थानीय सीमाएँ अनिश्चित है। ठीक है, अब ये पता नहीं चल रहा कि उसकी स्थानीय सीमा अनिश्चित है, कोई न्यायालय है उसकी, तो अब कहाँ केस करेंगे। तो सेक्शन 18 कहता है जहाँ न्यायालय की स्थानीय सीमा अनिश्चित है यदि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों की सीमाओं में स्थित है, कोई प्रॉपर्टी है वो दो या अधिक न्यायालयों की सीमाओं के अंतर्गत आती है तथा यह अनिश्चित है कि किस न्यायालय में स्थानीय अधिकारिता है, वहाँ बाद किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है, किसी भी सक्षम न्यायालय में आप केस कर सकते हैं, वही आपका ट्रायल करेगा। तो यह आता है सेक्शन 18। अब आ जाते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है शरीर या जंगम संपत्ति से संबंधित वाद। तो ये कह रहा है शरीर या जंगम संपत्ति से संबंधित जो वाद हैं वो कहाँ किए जाएंगे, तो ये कह रहा है यदि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति दोष के प्रतिकर से संबंधित वाद है तो जहाँ ऐसा दोष किया गया है, जहाँ प्रतिवादी रहता है या कोई कार्य करता है, लाभ के लिए कोई काम करता है, वहाँ ये कहीं पर भी स्थित किया जा सकेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जा सकेगा, यहाँ काफ़ी पॉइंट बता रखे हैं। तो ये कह रहा है सेक्शन 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद आप कहाँ कर सकते हो, तो ये कह रहा है यदि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति दोष के प्रतिकर से संबंधित वाद है तो वह वाद जहाँ ऐसा दोषी रहता है वहाँ कर सकते हैं, जहाँ ऐसा दोष किया गया है वहाँ कर सकते हैं, या वह कार्य करता है वहाँ कर सकते हैं, या लाभ के लिए कोई काम कर रहा है वहाँ कर सकते हैं। तो इनमें से कहीं भी केस आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 20 कह रहा है अन्य वाद वहाँ संचित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। तो सेक्शन 20 कहता है जहाँ अन्य वाद वहाँ जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है वहाँ किए जाएंगे। तो ये कह रहा है जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या जहाँ कार्य करते हैं या लाभ के लिए कोई कार्य करते हैं, जहाँ वाद हेतु पूर्णतः या भाग तक पैदा हुआ है वहाँ वाद संचित किया जा सकेगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 20। अब 21 कह रहा है अधिकारिता के बारे में आक्षेप। तो ये इसमें तीनों फैक्ट दे रखे हैं। तो ये कह रहा है न्यायालय की अधिकारिता के बारे में आक्षेप है, तो अगर ये कह रहा है न्यायालय की अधिकारिता से संबंधी आपत्ति पहले निचले सक्षम न्यायालय की में ही ली जाएगी, उसके बाद यदि अन्य कोई न्याय न मिल पाया हो तो अपील पुनरीक्षित न्यायालय में भी की जाएगी। तो ये कह रहा है 21 कह रहा है इसका पहला क्लॉज कहता है बाद लाने के स्थान के संबंध में कोई आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षित न्यायालय में तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक आपने प्रथम बार जो न्यायालय था वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। तो आपको कहाँ करना था, पहले जो निचला न्यायालय था जहाँ आपका ट्रायल चल रहा था वहाँ आपको कंप्लेंट करनी थी। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज कहता है कोई धन संबंधी अधिकारिता से कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये भी निचले जो न्यायालय था, जो प्रथम न्यायालय था जहाँ आपने केस किया था वहाँ आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। और इसका थर्ड कह रहा है कोई स्थानीय सीमाएं संबंधी कोई
कोई आपको आक्षेप है, उसे आपको प्रथम सुलभ न्यायालय था उसमें आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। ठीक है। अब 21A बताता है। 21A कहता है बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को अपास्त करने के लिए वाद का प्रश्न। तो ये कह रहा है कि अगर कोई केस है, जो कोई न्यायालय है, न्यायालय ने वो केस सुन लिया और उसे डिसाइड भी कर दिया। अब आप जब डिसाइड हो गया तब आप कह रहे हैं कि नहीं इसको धन संबंधी अधिकारिता नहीं थी केस को सुनने की, या स्थानीय अधिकारिता नहीं थी, ठीक है, तो आप फिर अब कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपकी डिग्री अपास्त नहीं की जाएगी। ये कहता है 21A। अब 22 कह रहा है वादों को आंतरिक करने की शक्ति, जो केस है उन्हें ट्रांसफर करने की शक्ति के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है जो वाद एक से अधिक न्यायालय में संचित किया जा सकते हैं उनके आंतरिक करने की शक्ति। ठीक है, तो वो कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि कोई वाद 2 या अधिक न्यायालयों में संचित किया जा सकता है, ठीक है, अगर कोई वाद है जो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में संचित किया जा सकता है तथा ऐसे किसी न्यायालय में संचित किया गया है, तो प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के बाद विवादित स्थिति किए जाते समय या उससे पहले अन्य न्यायालयों में वाद का ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन लगा सकता है। तो क्या कर सकता है, तो वो आवेदन कर सकता है, न्यायालय से कह सकता है कि नहीं सर आप ना मेरा उस कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो ये बता रहा है 22। 23 कहता है किन न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो ये कह रहा है जो ट्रांसफर के लिए आवेदन है वो कौन से न्यायालय में किया जाएगा। तो ये कह रहा है जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वो वहाँ धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, कोई केस है अगर उसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कराना है, पर जो कोर्ट है वो दोनों कोर्ट क्या एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो अपील न्यायालय बताएगा, तो वहाँ आवेदन लगाया जाएगा कि आप मेरा केस ट्रांसफर कर दें। दूसरा ये कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, अगर कोई न्यायालय है उनमें क्या है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उसे केस ट्रांसफर करना है, पर दोनों कोर्टों का अलग अलग अपील कोर्ट है, तो फिर कहाँ किया जाएगा, पर वो एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत है, तो फिर क्या किया जाएगा, तो एप्लीकेशन जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। थर्ड कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर करना है, वो कोर्ट कहाँ है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अवस्थित है, तो आज जो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगानी है वो उस न्यायालय में लगाई जाएगी जिसमें केस पहले फाइल किया गया हो। तो ये बताता है क्लॉज थर्ड। तो ये सेक्शन 23 बताता है किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो पहला क्लॉज कह रहा है अगर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपको केस ट्रांसफर कराना है, पर वे दोनों कोर्ट एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, तो जो अपील न्यायालय है वहाँ एप्लीकेशन लगा दोगे कि सर आप मेरा केस इस कोर्ट से उस कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो एप्लीकेशन वहाँ लगा देंगे। सेकंड कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीनस्थ है, जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपको केस ट्रांसफर कराना है, वहाँ क्या है दोनों कोर्ट अलग अलग अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, उसका अपील न्यायालय अलग है, उसका अपील न्यायालय अलग है, पर वे एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, तो फिर वहाँ पर जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है, केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है, वहाँ काम करेंगे तो वो हम हाई कोर्ट में लगाएंगे। थर्ड कह रहा है जहाँ एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपको केस ट्रांसफ़र कराना है और वो कोर्ट क्या है अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, मतलब एक इलाहाबाद कोर्ट में है और एक है मद्रास कोर्ट में है या चेन्नई कोर्ट में है, अलग कोर्ट में कोई केस है ट्रांसफ़र कराना है, तो फिर हम एप्लीकेशन जो केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है उस उच्च न्यायालय में लगाएंगे जहाँ केस पहले फाइल किया गया हो। अब आ जाता है 24 बताता है अंतरण और प्रत्यारण की साधारण शक्ति। तो ये अंतरण और प्रत्यारण की शक्तियों के बारे में बताता है। तो ये 24 बताता है। 24 कहता है किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों की सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए जाने सुपेरा से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रकरण में ऐसे किसी वाद अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचार या निपटाने के लंबित है अपने अधिकतर ऐसे किसी न्यायालय में अंतरित कर सकेगा जो विचारण करने के लिए उसे निपटाने के लिए सक्षम हो।
ठीक है। तो ये 24 क्या कह रहा है, 24 कहता है अंतरण या प्रतरण की शक्ति के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है पक्षकार के आवेदन पर या सुपीड़ना से, न्यायालय के यहाँ कोई पक्षकार उसने आवेदन लगाया है या न्यायालय को सुपीड़ना से स्वयं लगता है, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय बाद के किसी भी प्रक्रम पर, तो क्या करें, कौन कौन कर सकता है, अंतरण और प्रतरण, उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय बाद के किसी भी प्रकरण पर किसी अपील या अन्य कार्रवाई को अपने अधीनस्थ किसी सक्षम न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से कोई लंबित वाद, कार्रवाई या अपील को अपने पास मंगा सकता है, मतलब उसे दे भी सकता है किस ट्रायल करने के लिए, और ट्रायल हो रहा है उस कोर्ट में, उससे वो अपने पास मंगा भी सकता है, उसका विचार या निपटारा भी कर सकता है। अगर खुद करना चाहे न्यायालय तो खुद भी कर सकता है, वापस उसी न्यायालय को भेज सकता है, और जहाँ वो उसे सही लगे वहाँ भी भेज सकता है। ये बताता है हमारा 24। तो 24 बताता है अंतरण और प्रत्यरण की साधारण शक्ति। तो ये की शक्ति किसके पास है, हाई कोर्ट के पास और जिला कोर्ट के पास। तो ये कह रहा है हाई कोर्ट या कोई जिला कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, बाद के किसी प्रकरण पर किसी अपील या अन्य कार्रवाई को अपने अधीन किसी सक्षम न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। किसी सक्षम न्यायालय में चल रही है, वहाँ लंबित है, तो अपने पास मंगा सकता है। वो किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकता है, अगर उसे लगता है कि उसी कोर्ट को दे देनी चाहिए तो उसी कोर्ट को भी दे सकता है, और केस का खुद भी ट्रायल कर सकता है। अब आ जाते हैं हम 25 बताता है वादों आदि के अंतर करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये 25 में है सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में, कि केस ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये कह रहा है किसी पक्षकार के आवेदन पर पक्षकारों को सूचना करके उन्हें सुनने के बाद उच्च न्यायालय आदेश दे सकेगा कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्रवाई ट्रांसफर कर दी जाए। तो न्यायालय क्या कर सकता है, हाई कोर्ट उसे ट्रांसफर करा सकता है। और जो ट्रांसफर होगा वो एक शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है, शपथ पत्र भी लगेगा जिसमें केस ट्रांसफर होगा। 3rd पॉइंट कह रहा है, हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ 4th कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है कोई जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई है जो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो तंग या परेशान करने के लिए लगाई गई है, आवेदन तुच्छ या तंग करने के लिए लगाई गई, तो न्यायालय क्या करेगा, वहाँ 2000 रुपये का जुर्माना लगा देगा, ठीक है। तो कितने का जुर्माना लगाएगा, 2000 रुपये का। न्यायालय 2000 रुपये क्या करेगा, जुर्माना लगा देगा। न्यायालय को लगता है ये किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए या आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो न्यायालय 2000 का वहाँ जुर्माना लगा देगा। अब आगे चलते हैं। तो ये 26 कहता है वादों का संसद किया जाना। 26 तो 26 कह रहा है हर वाद पत्र को उपस्थित करके, जो वाद पत्र है उसे उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा भेद किया जाए संसद किया जाएगा। उसमें जो वाद पत्र होगा उसमें शपथ पत्र द्वारा, तो कह रहा है वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने चाहिए। फिर कह रहा है परंतु ऐसा कोई शपथ पत्र आदेश 6 नियम 15 के अधीन यथाविध प्रारूप और प्रति में होगा। अब आ जाते हैं हम 27 बताता है प्रतिवादी को सम्मान। तो ये कह रहा है अब केस फाइल हो गया, केस फाइल के बाद क्या होगा, जो दूसरी पार्टी है उसे सम्मान किया जाएगा। तो प्रतिवादी के सम्मान के बारे में बताता है। तो ये कहता है वाद संसिद्ध होने के बाद दावे का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी को सम्मान किया जाता है, और प्रतिवादी का सम्मान की तामील वाद संसिद्ध किए जाने के 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए। तो कितने दिन के अंतर्गत हो जानी चाहिए, 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन केस फाइल किया उस दिन से 30 दिन के अंतर्गत। अब आ जाते 28 कहता है जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ सम्मान की तामील। अब यहाँ का क्या था, तो जो प्रतिवादी है वो दूसरे राज्य में निवास करता है तब सम्मान कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा है यदि प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में रहता है तो उस राज्य के न्यायालय को सम्मान भेजा जाएगा, जिस न्यायालय में वो प्रतिवादी रहता है वहाँ के न्यायालय को सम्मान भेजा जाएगा, ठीक है। वहाँ न्यायालय सम्मान की ऐसी तामील करेगा जैसे उसने ही वो सम्मान निकाला हो। तो वो न्यायालय होगा वो क्या करेगा, वैसे तामील करेगा जैसे वो सम्मान उसी ने निकाला हो।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम 29 कहता है विदेशी संबंधों की तामील। तो ये कह रहा है भारत के बाहर के न्यायालय द्वारा निकाले गए संबंध ऐसे ही तामील किए जाएंगे जैसे उन्हें भारत के न्यायालय द्वारा निकाला गया हो। ठीक है, तो हम इसे रिवीजन बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, डीपली हम एक बार एविडेंस एक्ट को भी, सीपीसी एक्ट को हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं, अब 30 बताता है व्यक्तिकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। तो ये बताता है डिस्कवरी के बारे में। तो ये कह रहा है कि न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है उसका व्यक्तिकरण कर सकता है। ये बताता है हमारा 30। अब आ जाते हैं 31 कहता है साक्षी को सम्मान। तो ये कहता है साक्षी को सम्मान कैसे किए जाएंगे। तो साक्षी के सम्मान है जो प्रक्रिया 27, 28, 29 में बताई गई है उसके आधार पर उस पर सम्मान लागू होंगे। अब आ जाते हैं 32 बताता है व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति। ठीक है, तो ये बताता है व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति। ये बताता है 32। तो ये कहता है जिस व्यक्ति के नाम धारा 30 में सम्मान निकाला गया है न्यायालय उसे हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। ठीक है, जिसके लिए सम्मान निकाला है न्यायालय ने वो उसे क्या कर सकता है, उसे बुलाने के लिए उसे न्यायालय में हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। और किस किस प्रकार से कर सकता है। तो कह रहा है उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाल के कर सकता है, उसकी संपत्ति की कुर्की और विक्रय करा के कर सकता है, उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना लगा के कर सकता है। ठीक है, सिविल कार्रवाई में भेज कर भी कर सकता है। तो ये बता रहा है हमारा 32 बता रहा है व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति। कोई न्यायालय है उसने सम्मान निकाला है किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति निकाला गया तो कह रहा है न्यायालय उसे हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। तो किस प्रकार से कर सकता है, गिरफ्तारी का वारंट निकाल कर, उसकी संपत्ति को कुर्क या विक्रय करके, 5,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगा के, सिविल कार्रवाई में उसे भेज कर। अब आ जाते हैं हम 33 बताता है निर्णय और डिग्री। तो ये कह रहा है मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया जाएगा, निर्णय के अनुसरण में डिग्री होगी। पहले जो न्यायालय है, न्यायालय क्या करेगा, मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुनाएगा कि ये निर्णय निकला है। ठीक है, और निर्णय के अनुसरण, निर्णय के अनुसरण में जो लिखा जाएगा तो उसे कहेंगे डिग्री होगी। वो क्या मानी जाएगी, वो डिग्री है। अब 34 बताता है ब्याज के बारे में। तो ये कहता है यदि डिग्री धन के संदाय के लिए है तो 6% वार्षिक वर्ग के ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई डिग्री है और जो डिग्री दी गई है उसमें कोई पैसे नहीं देता है तो न्यायालय क्या करेगा, उसे 6% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि डिग्री में ब्याज के बारे में नहीं बताया गया है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, नहीं पृथकवाद लाया जा सकता उसके लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया जाएगा और निर्णय के अनुसरण में क्या किया जाएगा, डिग्री बनाई जाएगी। सॉरी, हम ब्याज पर थे 34 कहता है यदि डिग्री धन के संदाय के लिए है तो अगर वो धन के संदाय के लिए डिग्री है और वो दे नहीं रहा धन तो क्या करेगा न्यायालय, उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज लगा देगा। ठीक है, और अगर न्यायालय लगता है कि उसे ब्याज दिलानी तो दिला देगा। अगर उसने ब्याज के बारे में अगर वो मौन है तो फिर ये माना जाएगा न्यायालय ब्याज के बारे में मौन है तो ब्याज नहीं दिलाएगा और इसके लिए वो पृथकवाद भी नहीं आप कर सकते। तो ये बताता है सेक्शन 34। अब आ जाते हैं 35 बताता है खर्चे के बारे में। तो ये कह रहा है बाद के खर्चे दिलाना न्यायालय के विवेक पर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो केस है उसके खर्चे दिलाना न्यायालय के विवेक पर है। तो क्या कह रहा है, खर्चे कौन देगा, कितना देगा, किस संपत्ति से देगा, वह न्यायालय डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा खर्चे के बारे में, न्यायालय डिसाइड करेगा और न्यायालय अपने विवेक से ही दिलाएगा। अब आ जाते हैं हम 35 नहीं 35A आएगा अभी। तो 35A बताता है मिथ्या या तंग करने वाले दावों के लिए खर्चे। और कोई मिथ्या तंग करता है या मिथ्या या तंग करने वाले जो दावे हैं उनके लिए उनमें तो कह रहा है और कोई है मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकृतात्मक खर्चे के बारे में बता रहा है। तो ये 35A कहता है यदि कोई व्यक्ति उचित आधार के बिना कोई दावा करता है
तो न्यायालय दूसरे पक्षकार को प्रतिकर दिलाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे मिथ्या तंग किया है। तो न्यायालय क्या करेगा? कोई आधार नहीं था केस करने का, आपने केस कर दिया, तो कह रहा तो न्यायालय दूसरे पक्ष को प्रतिकर दिलाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिकर कितना हो सकेगा? तो ये बता रहा है तो ये रहा है तो ये कह रहा है कोई मिथ्या या तंग करने वाले दावों के लिए खर्चे हैं। तो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति उचित आधार के बिना कोई केस करता है, किसी व्यक्ति पर कोई आधार नहीं है फिर भी कर रहा है, तो न्यायालय दूसरे पक्षकार को प्रतिकर दिलाएगा। और प्रतिकर कितना दिलाएगा? तो ये कह रहा है 3,000 रुपये तक, या न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की रकम जो भी हो उसके तहत ही वो दिलाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 35A। तो कितना दिलाएगा? 3,000 दिलाएगा, या न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के अंतर्गत जो आता है उसके अनुसार दिलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 35B। 35B कहता है विलम्ब कार्य करने के लिए खर्चे। अब ये कह रहा है कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई केस ट्रायल चल रहा है, उसमें विलम्ब करने के लिए उपस्थित नहीं होता है, ये विलम्ब करने के लिए कोई कार्य करता है, तो उसके लिए बता रहा है खर्चे लगेंगे। तो कह रहा है विलम्ब कार्य करने के लिए खर्चे। तो कह रहा है यदि बाद की सुनवाई की तारीख को एक पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होता है तथा दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो जो पक्षकार उपस्थित नहीं होता है वह दूसरे पक्षकार को खर्चा देगा, जितना न्यायालय उचित समझे उतना खर्चा देगा। क्योंकि तुम विलम्ब कार्य तो ट्रायल में इसी वजह से तो उपस्थित नहीं हो रहे हो, तो इसके लिए न्यायालय क्या करेगा? उस पर प्रतिकर लगा देगा और प्रतिकर दिलाया जाएगा, और दूसरे पक्षकार को प्रतिकर दिलाएगा, और न्यायालय कितना दिलाएगा? जो न्यायालय को उचित समझे। अब आ जाते हैं हम पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड हम अब आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।